गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफिकल्टी सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। दिस इज द थर्ड डिफिकल्टी सेशन। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने कवर किया था नंबर 134, अभी 151 में देख रहा हूं। यहां देख लीजिए आप, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमारा नोटिंग ये है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0.04 है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज हैविंग सम वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैल्यू रहने का कारण यह है दैट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। इट विल मीन दैट द ऑसिलेटर और द स्प्रिंग इज इनिशियली स्ट्रेच्ड, उसके कारण यह पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको मैं बोलूंगा रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी is equal to 0.01 जूल। पहले से स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, सो द रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज 0.01 जूल्स। ये हमने डाल दिया यहां पर। एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच? द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0.04। दैट्स द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अभी मुझे निकालना है यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी। अभी वी वांट टू फाइंड दिस आउट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अभी आप देख लीजिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये वैलिड कब रहेगा? व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद दिस इनिशियल जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली अगर जीरो अगर है एट दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वैलिड है। लेकिन यहां पर अभी आप देखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.04 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 0.03 जूल्स। इट्स वेरी क्लियर। इनिशियली रहने के कारण जब मोशन यहां पे चालू हो जाएगा, ऑसिलेशन विल स्टार्ट। ऑसिलेशन स्टार्टिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है द मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन वेरिएशन का जहां तक सवाल है, इट इज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एंड वेरिएशन कितने का हो गया? 0.03 का हो गया। वेरिएशन कितने का हो गया? 0.03 का हो गया। इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसके हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद दिस पोटेंशियल एनर्जी व्हाट विल हैपन? द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो चेंज। पोटेंशियल एनर्जी कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.03। सो वी हैव 0.03 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ हाफ एम वी स्क्वायर नॉट वी मैक्स। वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू गेट। मुझे यहां पर इनफैक्ट निकालना क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। टू गेट द स्प्रिंग कांस्टेंट यू सपोज टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक काम करेंगे, दिस इज 0.03 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा इक्वल टू? ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन m इंटू a स्क्वायर। दिस m एंड m विल गेट कैंसल्ड। तो मुझे मिलेगा k इज इक्वल टू 0.06 upon a square. So this is 0.06. And what is this a square? Amplitude is equal to 20. So 20 का मीनिंग रहेंगे 2 सेंटीमीटर्स, और 2 सेंटीमीटर्स का मतलब होगा 2 into 10 to the power minus 2. And so we have k is equal to 0.03 into 10 to the power 2 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब यह होता है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू यहां पर इट वॉज ए स्क्वायर है ये, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर नहीं किए थे हमने, इसीलिए मुझे मिलेगा k इज इक्वल टू हाउ मच? 0.06 upon 4
into 10 to the power plus 4 यहां पर आ जाएगा. So this will be equal to 6 upon 4 into 10 to the power 2. So that is equal to 1.5 into 10 to the power 2. So that is equal to 150 Newton meter. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल. कब? जब पोटेंशियल स्टार्ट होंगे फ्रॉम द जीरो पोजीशन. इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पोजीशन. वेरिएशन किसके बीच में है? 0.01 से 0.04 है. तो वेरिएशन का एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज बिटवीन व्हाट? इट इज वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन is equal to 0.03 and that is equal to maximum kinetic energy. So that's how we get the result. For number 159 क्या दिया देख लीजिए आप. A body executes SHM with an amplitude equal to A. The displacement आपको निकालना है कब? When the potential energy is 1/3. Potential energy is equal to 1/3 of its kinetic energy. मेरे ख्याल से ये डिस्कशन वाली बात ही नहीं है, आराम से मिल जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी कितना है? It is equal to half m omega square x square. This is 1/3. ये half m omega square a square minus x square. इसको सॉल्व करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इनफैक्ट नंबर इज 169. The kinetic energy of the particle executing SHM is 16 when it is at the mean position. एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मास भी दिया है, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. 169 के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. आपको दिया हुआ है कि इट इज इक्वल टू 16. अब देख लीजिए 16 एट द मीन पोजीशन है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू हाफ एम एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? इट विल बी ओमेगा इंटू ए. तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. आ चुका है. आपको यहां पर निकालना क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. मास दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. So 16 is equal to half mass. आपको मास दिया गया है इक्वल टू 5.12. ओमेगा निकालना है एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर्स का मतलब होगा 1/4 ऑफ द मीटर. तो ये मैंने इस प्रकार से ले लिया है. सो अल्टीमेटली आई हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 2. This is 16 into 2 और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 5.12. I think it's very clear. 16 into 16 into 2 that's it. तो अभी अगर मैं इसका रूट निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 16 and this will be root of 2 upon 5.12. ये मिल गया मेरा ओमेगा. सो वेल दिस डिवीजन के बाद कितना मिलेगा? ये इट इज इक्वल टू 2. रिमाइंडर इज 5. इट इज 2 रिमाइंडर 1 एंड ये हो गया 5 6. तो अल्टीमेटली ओमेगा इज इक्वल टू 16 और ये रहेगा रूट ऑफ 2.56. रूट ऑफ 2.56 कितना रहेगा? इसमें देख लीजिए आप 256 रूट इट इज 1.6. तो ये 10 आ गया. सो t इज इक्वल टू 2 पाई पर ओमेगा एंड दैट इज द रिजल्ट व्हिच इज 5 बाय दिस. वेल और एक प्रॉब्लम मैं कर लेता हूं. नंबर इज 170. The total mechanical energy is given to you. Suppose the oscillating particle replaced by another particle of double the mass while the amplitude remains the same. The new mechanical energy कितने रहेंगे पूछा गया है.
the total energy is given to you as half m omega square a square. आपने अभी क्या किया, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल को डबल कर लिया, तो आपकी नई एनर्जी रहेगी इक्वल टू ई डैश हाफ 2 टाइम्स m. बट व्हाट इज दिस ओमेगा? इट इज इक्वल टू k अपॉन m, तो ये बनेगा k अपॉन 2m आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर. तो प्रिसाइसली व्हाट इज हैपनिंग, दिस विल गेट कैंसल्ड, m and m it will get cancelled, and so what happens here? See here, omega square के जगह में मैंने सब्स्टिट्यूट किया k upon m. Ultimately what I am getting here is half k a square. मास के जगह में 2m, यहां पर भी 2m. अल्टीमेटली कैंसलेशन के बाद मुझे सेम मिलेगा half k a square. So it follows that the energy, maximum kinetic energy remains same. That's the meaning of it. Well now 170 के बाद 178 in the artificial satellite, the use of pendulum watch is discarded. Reason देख लीजिए क्या है 178 में. The periodic time of a simple pendulum is given by this equation. In a satellite, what happens? In a satellite, what we shall say, effective G is equal to 0. Effective G is equal to 0, so T becomes equal to infinite. इसका मतलब यह होता है कि ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम होता ही नहीं है, इसीलिए क्लॉक बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम इज नॉट यूज्ड. लेट इट बी वेरी क्लियर. G इफेक्टिव 0 का मतलब होता है T इज इक्वल टू इंफिनिटी, और T इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब होता है कि ऑसिलेट करेगा ही नहीं, इसलिए उसको यूज कर नहीं सकते इन द सैटेलाइट. आगे बढ़ते हैं. If the length of the second pendulum is increased by 2%, how many seconds will it lose per day? 187 इस प्रकार का प्रॉब्लम अपन ने ऑलरेडी डील कर लिया. इनफैक्ट तो यहां पर ये दिया गया है, इट इज अ सेकंड पेंडुलम, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G. इस बात को अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा. लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर मैं बढ़ाता हूं 2% से, तो T विल इंक्रीज बाय 1%. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू. रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ, इसलिए 1% आएगा. ये हाफ है तो डिवाइड बाय 2 का मतलब होगा 1% आ जाएगा. वेल अब एक काम करेंगे, वी शुड डिफरेंशिएट दिस. डिफरेंशिएट करने से पहले वी शुड टेक log ऑन बोथ द साइड्स. तो मुझे मिलेगा log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 2 पाई, और ये रहेगा प्लस हाफ log ऑफ L प्लस हाफ log ऑफ G. इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dt अपॉन t. ये कांस्टेंट है, इसका 0 रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका 0 रहेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ dl अपॉन L. अभी एक बात ध्यान में रखेंगे, द टाइम इट लूजेस. अभी व्हेन t increases, L increases, t will increase. Increase in t, इसको ध्यान देंगे. इंक्रीज इन t का मीनिंग होता है द क्लॉक पेंडुलम बिकम्स स्लो. रीजन बहुत सिंपल है कि अगर उसको अभी ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ज्यादा टाइम का मतलब होता है इट हैज बिकम स्लो, सो डेफिनेटली इट विल लूज टाइम. तो अभी दिस इज इक्वल टू 1%, ये दिया गया है. द इंक्रीज दिस इज इक्वल टू 2%, तो इट विल कॉज 1% इंक्रीज हियर. तो अभी और एक बात देख लेंगे. सो dt अपॉन t into 100 इज इक्वल टू 1%. इसका मतलब होता है कि dt अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. उसको पीरियडिक टाइम नहीं लेते हुए अगर t भी मैं लेता हूं 2 मिनट के लिए, मान लीजिए आप,
तो टोटल टाइम टी का मतलब होगा 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, इतना टाइम। ये टोटल टाइम अगर इतना है तो चेंज इन दिस टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच, निकाल लेते हैं अपन। सो dt इज इक्वल टू हाउ मच, t अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 3600 अपॉन 100। तो मुझे मिलेगा dt इज इक्वल टू 24 इंटू 36। जो भी आंसर आता देख लीजिए आप। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि अगर मैंने इसको बढ़ाया 2% से तो दिस विल इंक्रीज बाय 2%, increase by 2%, if this increases by 2%, this will increase by 1%. Increase in periodic time का मतलब होता है the clock will become slow, ज्यादा टाइम लगेगा उसको ऑसिलेशन के लिए, तो it will definitely lose time. इस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप। dt is equal to t upon 100। एक दिन में कितने सेकंड रहेंगे? It will be 24 into 3600। So the loss of time, and this is what dt is, loss of time. dt, this will be what? Loss of time since the pendulum has become slow. तो ये loss of time is equal to this much. आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0 और ये रहेगा 12 1 कैरेट, 7 24 2 कैरेट, 14, तो 4 6 8। The answer should be equal to 864 seconds. This much seconds it will lose in a day. तो याद रखेंगे स्लो का मतलब होता है इंक्रीज, का मतलब होता है स्लो, और इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल टाइम t अगर इतना होता है तो लॉस विल बी इक्वल टू dt। सो आपका आंसर आ गया 864। 214 में देख लीजिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 minute. The amplitude after 3 minutes will be 1 upon x times the original. तो x कितना रहेगा पूछा गया है। 214 में जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, the amplitude of damped oscillation is this original e raised to minus lambda t। लैम्डा वो बाकी का b इसमें सॉल्व हो जाता है लैम्डा। जनरल में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। It has become equal to half, and ये हो गया a0 by 2 is a0 e raised to minus lambda into 1. So it will mean that half is equal to e raised to minus lambda. इसका मतलब है e raised to lambda is equal to 2। ये रिलेशन हमको मिल गया। Now after time t is equal to 3 minutes, what has happened? The amplitude has become equal to original upon x। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा a0 upon x is equal to a0 e raised to minus lambda into 3, तो मुझे मिलेगा 1 upon x is equal to e raised to minus 3 lambda। इसका मतलब होता है कि e raised to 3 lambda is equal to x। अब आप देख लीजिए x is equal to e raised to lambda। e raised to lambda कितना? दिस इज lambda raised to 3, तो x is equal to this is equal to 2। तो आंसर आपका आएगा 2 raised to 3, बिकॉज e raised to lambda की जगह में मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया 2 एंड सो वी गेट द रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। Number is 227. For the particle performing SHM, the average speed over one oscillation आपको निकालना है। A is the amplitude and N is the frequency। अब average का निकालना था, average velocity you are supposed to find out। Average speed निकालना है। तो अभी आप देख लेंगे, this is the path length completely। पार्टिकल कैसा चल रहा है देख लीजिए। ये हो गया a डिस्टेंस, a इज कवर्ड। ये डिस्टेंस कितना कवर किया? 2a। ये डिस्टेंस कितना कवर किया? 3a। वापस यहां पर आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4a।
तो आप देख लीजिए, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इज a, यहां से यहां तक, फिर ऐसे यहां पर आएंगे तो 2a, 3a एंड 4a. सो आई हैव एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड विच इज 4a, और इस डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है? पीरियोडिक टाइम. सो आई हैव दिस टू बी इक्वल टू 4 times n into a, because 1 upon t is equal to frequency, and that's the result. देख लीजिए आप, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड 4a, टाइम कितना लग गया? t लग गया. तो और 1 upon t के जगह में आई हैव सब्स्टिट्यूटेड n टू गेट द रिजल्ट. नंबर 234 में क्या दिया देख लीजिए, द वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, द पीरियड इज इक्वल टू 2 seconds. The quantity of this system which exhibits simple harmonic variation with the period of 1 second क्या है, पूछा गया है. Well, अब एक काम करेंगे 234 में. We shall do one thing here. This is the simple harmonic motion. और एक बात है, what is potential energy? Potential energy is equal to half m omega square x square, which is equal to half m omega square, and this will be a square sin square omega t. ये मिल गया मुझे. उसी के साथ में this will be equal to half m omega square a square, and sin square theta कितना रहता है? Sin square theta is equal to 1 minus cosine 2 theta upon 2. तो मुझे इनफैक्ट यहां पर मिलेगा, तो sin square is equal to what? 1 minus cosine 2 theta. So 2 theta का मतलब होगा 2 times omega t upon 2. ये मिल गया मुझे. तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज हाफ m, ये बाहर निकलने से ये दिस विल बी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा t. अभी आप नोट करो कि यहां पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच? फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहां पे फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई. इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 2 times n. तो एक बात याद रखेंगे आप, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर n है, the frequency with which the potential energy changes is equal to 2n. ये स्पेशली याद रखेंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहां पर n है, तो यहां पर कितना रहेगा? 2n for the potential energy and 2n also for the kinetic energy. तो इसका अगर पीरियोडिक टाइम रहता है इक्वल टू t, तो इसका पीरियोडिक टाइम रहेगा t/2. रिपीट कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी n, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो गई डबल, पीरियोडिक टाइम होगा t. सिंस यहां पे डबल होगी तो पीरियोडिक टाइम विल बिकम इक्वल टू हाफ. तो इसका आंसर जो है इट विल बी इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के पीरियोडिक टाइम कितना? 2 seconds है. सो द वेरिएशन किसका रहेगा? 1 second पोटेंशियल एनर्जी का. वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 second. बाकी का कोई भी नहीं चलता, बिकॉज वेलोसिटी का सेम रहेंगे फ्रीक्वेंसी. द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू पाई. टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी रहती नहीं है, इट इज कांस्टेंट. सो यहां पर ध्यान में रखेंगे, इसका पीरियड टाइम t है, तो इसका कितना रहेगा? t/2. ये 2 सेकंड है, तो ये क्या बन गया? 1 सेकंड. वेल, आगे बढ़ते हैं. When a wave travels in the medium, the particle displacements are given by. मेरे ख्याल से इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, लेकिन अभी वेल आगे है तो इसको डिस्कस कर ही लेंगे. 243 के लिए नंबर 243 में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है a साइन ऑफ अ वेव मोशन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा.
ये आपका इक्वेशन रहता है फॉर द वेव मोशन। यहां पर दिया गया है दैट इज y is equal to 0.03, y is equal to 0.03 sine of what, pi 2t, it is pi 2t minus 0.01 x। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो मुझे यहां पर चाहिए, तो ये रहेगा 0.03 साइन ऑफ 2 पाई। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 को अंदर लेके जाता हूं मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू t माइनस, और ये कितना रहेगा 0.01 अपॉन 2x। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 2 पाई, और ये रहेगा t अपॉन 1, and this will be equal to minus 0.02x। 0.2 में रहेगा, इट इज डिवाइड बाय 2 का मतलब होगा दिस इज इक्वल टू 0.005x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक आया नहीं हो, 0.03 साइन ऑफ 2 पाई, और ये रहेगा t अपॉन 1 माइनस x 1 अपॉन 0.005। तो याद रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, द टर्म इन द डिनोमिनेटर 0.005। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5, सो लैम्डा इज इक्वल टू 200 meters। This should be the answer.